हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी काजल डेरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो सेशन है वो है फॉर एमसीक्यूज़ ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ एमसीक्यूज़ हमने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, जहां हमने ऑलरेडी 2 क्लास फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एमसीक्यूज़ पर अपलोड की है। एंड ये सारे के सारे एमसीक्यूज़ ना आपको सीएमए फाउंडेशन, बीकॉम एंट्रेंस, एमकॉम एंट्रेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आज का भी जो हमारा सेशन है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम लोग आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला एमसीक्यू है, वैल्यूइंग इन्वेंट्री एट मार्केट वैल्यू दो कॉस्ट इज लोअर फॉर सच इन्वेंट्री वॉलेट्स द कंसेप्ट ऑफ। अगर आपने हमारी पहली एमसीक्यू सेशन देखी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो वहाँ हमने ये चीज़ बताई थी कि एज पर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट और एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हम करते क्या हैं कि जो अपनी इन्वेंट्री है उसका वैल्यूएशन हमेशा करते हैं कॉस्ट और मार्केट प्राइस, दैट इज एनआरवी, विच एवर इज लोअर। मतलब इसमें से जो वैल्यू कम होती है उस पे हम अपनी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं। क्लियर? क्योंकि एज पर कंजर्वेटिज्म और एज पर प्रूडेंस ये चीज़ बताई गई है कि अगर फ्यूचर में कोई एंटिसिपेटेड लॉस है तो आप उसको तो बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, बट इफ़ इन केस किसी भी तरह की कोई प्रॉफिट आपको दिख रही है जो आपको फ्यूचर में होने वाली है, तो उसको आपको इग्नोर करना होता है। क्लियर? तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि अगर हम इन्वेंट्री को वैल्यू करें मार्केट वैल्यू पे, बट हमें पता है कि हमारी कॉस्ट कम है, तो हम किस कॉन्सेप्ट को वॉयलेट करें बेटा? तोड़ रहे हैं कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, दैट इज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, कंजर्वेटिज्म। क्लियर? नेक्स्ट, अ कंपनी डील्स इन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, एसी, फ्रिज, टीवी एक्सेट्रा, purchases 2 TV sets and install in its showroom. The expense will be recorded in। अब देखो, एक कंपनी है जो क्या खरीदती बेचती है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मतलब एसी, फ्रिज, टीवी यही खरीदती है, यही बेचती है। तो बेसिकली ये उनके लिए क्या हो गया? गुड्स हो गया। अच्छा, आगे कह रहा है कि उन्होंने 2 टीवी सेट खरीदा, बट क्या ये टीवी सेट उन्होंने रीसेल करने के पर्पज से खरीदा? नहीं। अगर रीसेल के पर्पज से खरीदा होता तो क्या बन जाता? गुड्स। बट उन्होंने उसको अपने ही शोरूम में इंस्टॉल कर दिया। इसका मतलब वो रीसेल नहीं करने वाले, वो उसको यूज़ करेंगे अपने शोरूम में। इसका मतलब उसका यूज़ क्या है? फॉर लॉन्ग रन, मतलब कई सालों तक उसका यूज़ उस कंपनी को मिलने वाला है। तो बेसिकली ये क्या, बेसिकली उसको ये किस तरीके से ट्रीट करेंगे? एज असेट। तो द एक्सपेंसेस विल बी रिकॉर्डेड इन, बट ऑब्वियस हम इस खर्चे को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? एज फिक्स्ड एसेट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? सी, फिक्स्ड एसेट अकाउंट। तुम लोगों को लगेगा कि परचेजेस होगा, क्यों? क्योंकि है तो एक्चुअल में ये उनके लिए गुड्स, मतलब उनकी डीलिंग भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में हो रही है। बट अगर उन्होंने ये टीवी सेट खरीदा होता बेचने के पर्पज से, रीसेल के पर्पज से, तब कोई दिक्कत नहीं थी। बट उन्होंने रीसेल के पर्पज से नहीं किया है, बल्कि यूज के पर्पज से किया है। तो करेक्ट आंसर होगा बी, फिक्स्ड एसेट अकाउंट। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा सी, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। नेक्स्ट, इफ एन इंडिविजुअल एसेट इज इंक्रीज्ड देयर विल बी अ करस्पॉन्डिंग। देखो, हमेशा याद रखना कि एज पर ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट जो फॉर्मूला है वो है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट। तो अगर असेट साइड इंक्रीज होगा बेटा, तो नो डाउट कैपिटल या लाइबिलिटी भी इंक्रीज होगी। या अगर आप असेट साइड इंक्रीज कर रहे हो एंड ये दोनों साइड इक्वल करने के लिए, दैट इज कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट करने के लिए, आप असेट साइड डिक्रीज कर दो। तो दोनों ही सिचुएशन में होगा क्या कि ये जो इक्वेशन है ये बराबर रहेगा, बैलेंस रहेगा। क्लियर? तो अगर एक असेट इंक्रीज हो रहा है तो आप एक असेट को डिक्रीज भी कर सकते हो, या कैपिटल और लाइबिलिटी को भी इंक्रीज कर दो, सो दैट आपका इक्वेशन इक्वल रहे। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है इंक्रीज ऑफ अनदर एसेट और इंक्रीज ऑफ कैपिटल, इंक्रीज ऑफ ड्रॉइंग्स एंड लाइबिलिटी, डिक्रीज ऑफ अनदर एसेट और इंक्रीज इन लाइबिलिटी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मतलब हमसे फॉल्स पूछ रहा है स्टेटमेंट। ठीक, देखो सबसे पहला बोला है कि डेप्रीसिएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट। अब डेप्रीसिएशन क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंस, और एक्सपेंस का बैलेंस हमेशा क्या होता है बेटा? डेबिट। क्लियर? और क्योंकि ये एक्सपेंस है तो एक्सपेंस एंड इनकम
किस तरह का अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट। इसका मतलब पहला हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट, द बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट आर ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। हमें ये भी पता है कि जो नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस होता है हम उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, बल्कि हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ? ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड, रेंट अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट बट आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। पूरा गलत है बेटा ये। अगर हम लोग रेंट अकाउंट की बात करें बेटा तो रेंट क्या है? बेसिकली एक्सपेंस है। और एक्सपेंस का अभी तो हमने बताया ना कि एक्सपेंस किस तरह का अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है एज पर गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स। तो क्या ये पर्सनल अकाउंट होगा? नहीं। बट आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, जैसा कि हमने अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास में, आप देखना अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास नहीं की है रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, तो उसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। वहाँ हमने ये चीज़ बताई थी कि अगर किसी भी एक्सपेंस के पहले कोई भी प्रीफिक्स एडेड है, वो प्रीफिक्स क्या हो सकता है? आउटस्टैंडिंग हो सकता है, अक्रूड हो सकता है, अनअक्रूड हो सकता है या प्रीपेड हो सकता है। तो उस केस में वो किस तरह का अकाउंट बन जाता है बेटा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और यहाँ ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया था? नॉमिनल अकाउंट। तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट ही गलत है। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? इज नॉट ट्रू। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। लास्ट पॉइंट भी क्लियर कर लेते हैं। लिखा है इन लेजर अकाउंट्स आर ओपन सेपरेटली बट ऑफिस कैश अकाउंट अलग ओपन होता है, सेल अकाउंट अलग ओपन होता है एंड सो ऑन। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट, मिस्टर वाई परचेज गुड्स फॉर रुपीज 9 लाख एंड सोल्ड 4/5 ऑफ द गुड्स फॉर रुपीज 10,80,000 एंड मेट एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू रुपीज 2 लाख during the year 2019. He counted net profit as rupees 4,20,000. Which of the accounting concepts was followed by him? तो सिंपली देखो, हमेशा याद रखना, अगर आपने सेल किया है बेटा तो उस सेल के लिए नो डाउट आपके कुछ ना कुछ खर्चे हुए होंगे, जैसे खरीदने का खर्चा, बाकी एक्सपेंसेस। तो अगर वो भी आप बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हो तो ये किसकी वजह से है? ड्यू टू मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट की वजह से ही हम बुक्स में अपनी सेल से रिलेटेड जितने भी खर्चे हुए हैं वो सब रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि अगर मान लो हमें कोई सामान बेच के हाथ में 10 रुपये मिला है तो क्या ये 10 रुपये मेरी इनकम है? कभी भी नहीं। ये 10 रुपये मेरे लिए कभी भी प्रॉफिट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये 10 रुपये मिला है तो इसको बनाने में मेरा कुछ तो खर्चा लगा होगा। लेट से 8 रुपये का खर्चा लगा होगा। तो मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है कि अगर हमने 10 रुपये का रेवेन्यू दिखाया तो 8 रुपये का खर्चा भी दिखाना होगा, तभी हमारे पास करेक्ट प्रॉफिट या लॉस की इंफॉर्मेशन आएगी। क्लियर? तो ये होता है ड्यू टू मैचिंग कंसेप्ट। इसके अलावा हम एक बात बता दें कि जितने भी हमारे पास अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं, हमने सबकी इंडिविजुअली क्लास अपलोड की हुई है। वहाँ से वो टॉपिक्स आप ज़रूर क्लियर कर लेना। क्योंकि अगर हम बात करें CMA फाउंडेशन की, BCom एंट्रेंस की, MCom एंट्रेंस की, तो हर जगह ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से ये टॉपिक्स आप इंडिविजुअली क्लियर कर लेना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, मैचिंग। नेक्स्ट, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अ फर्नीचर डिस्ट्रॉयड बाय अ फायर इज अ। अब देखो, एक फर्नीचर था, तो फर्नीचर बेसिकली क्या है बेटा? असेट है। और हमने अपनी पहले की क्लासेस में ये चीज़ बताई हुई है कि अगर असेट पे आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है तो नो डाउट हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे? एज कैपिटल आइटम। तो अगर हमें रिसीव हो रहा है तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? कैपिटल रिसीट। क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। क्योंकि जब हम असेट परचेज करते हैं बेटा तो ये किस तरह का खर्चा होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्योंकि आज का खर्चा बट हमें फ्यूचर में इसका बेनिफिट मिलता है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई इंश्योरेंस क्लेम मिला है तो उसको हम ट्रीट करेंगे एज कैपिटल रिसीट। नेक्स्ट, परचेज ऑफ अ मशीनरी इज अभी ऊपर बताया कि इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप एक मशीन खरीद रहे हो तो आपके पास से आज पैसा जा रहा है, पर इसका बेनिफिट बेटा आपको लॉन्ग रन में मिलना है। मतलब कई साल तक इसका बेनिफिट मिलेगा ना, लेट्स से 3 to 5 ईयर्स मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इस खर्चे का बेनिफिट आपको सिर्फ करंट ईयर में मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखो, कई बार स्टूडेंट्स को कैपिटल एंड रेवेन्यू का डिफरेंस नहीं पता होता, तो इसके भी कॉन्सेप्ट पे हमने क्लास अपलोड की हुई है, जहाँ पे हमने पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट सबका इंडिविजुअली कॉन्सेप्ट हमने बताया है। तो उस क्लास के लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से ये टॉपिक आप क्लियर कर लेना। क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं, तो एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट,
एन एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर व्हेन, देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है कि जब हम लोग ट्रेडिंग पीएल बनाते हैं ना, तो ट्रेडिंग पीएल में जितना भी आइटम होता है बेटा वो रेवेन्यू आइटम होता है। तो अगर हमने खर्चा किया है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, और अगर हमें इनकम मिल रही है तो वो रेवेन्यू इनकम होती है। तो रेवेन्यू मतलब होता है रेकरिंग, एंड रेकरिंग मतलब क्या बेटा, जो रेकरिंग नेचर का होता है, मतलब बार बार आप उस पे खर्चा करते हो या वो बार बार आपको इनकम होती है। जैसे इफ इन केस मान लो हमने किसी एम्प्लॉय को रखा और उसको सैलरी पे किया, लेट्स से हमने उसको अप्रैल की सैलरी दी, तो वो हमारे लिए काम सिर्फ किस मंथ करेगा, अप्रैल में। अगर मैं उसको कह दे कि नहीं मई में हम आपको सैलरी नहीं देंगे क्योंकि हमने आपको अप्रैल में पैसा दिया था, तो क्या वो हमारे लिए काम करेगा, नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा खर्चा होता है जो कि रेकरिंग नेचर का होता है, मतलब जो रिपीटेटिव नेचर का होता है, जो बार बार आपको करना होता है, और जब तक आप वो खर्चा करोगे तभी तक आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। जैसे वो खर्चा करना बंद करोगे आपको उसका बेनिफिट मिलना बंद हो जाएगा। मतलब जब तक आप सैलरी दोगे तब तक तो आप एम्प्लॉय से काम करा सकते हो, जैसे ही आपने सैलरी देना बंद किया, क्या आपके लिए एम्प्लॉयज़ काम करेंगे, नहीं करेंगे। तो उसका बेनिफिट आपको सिर्फ 1 साल तक के लिए मिलता है। क्लियर? तभी तो आप इसको कहाँ दिखाते हो बेटा, ट्रेडिंग पीएल में। और ट्रेडिंग पीएल मतलब क्या, जितने भी रेवेन्यू आइटम्स है वो सब आते हैं ट्रेडिंग पीएल में। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा देख लेते हैं। इट्स बेनिफिट इज एग्जॉस्टेड विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड, इट्स बेनिफिट एक्सटेंड टू मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, द अमाउंट स्पेंट इज वेरी लिटिल व्हेन नो कैश आउटफ्लो टेक्स प्लेस फॉर द सेम, बट ऑब्वियस ए, इसका बेनिफिट 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाता है। ठीक, जैसे अगर हम लोग ट्रेडिंग पीएल की भी बात करें, एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे हम दिखाते हैं ना टू रेंट, तो जब तक आप रेंट पे किए, जैसे 1 साल के लिए रेंट पे कर दिया 1,20,000, तो जब 1 साल के लिए पे किया तो 1 साल के लिए तो वो जगह आपकी हो गई, बट क्या उसके बाद आपको वो जगह यूज़ करने के लिए मिलेगी, वो फैक्ट्री यूज़ करने के लिए मिलेगी, नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर परचेज फॉर ऑफिस यूज़, अगर ऑफिस यूज़ के लिए है बेटा तो वो असेट हो गया, और असेट है तो फिर वो क्या किस तरह का खर्चा होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट इज सी। नेक्स्ट, अमाउंट स्पेंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ फैक्ट्री साइट इज अगेन, अगर फैक्ट्री साइट आप डेवलप करा रहे हो तो ये भी आपके लिए क्या है, असेट है, और इस खर्चे का बेनिफिट आपको सिर्फ 1 साल के लिए नहीं बल्कि लंबे समय के लिए मिलेगा, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, दैट इज सी। नेक्स्ट, मिस्टर एक्स परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 फॉर कैश एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, परचेजेस अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय रुपीज़। अब देखो यहाँ पे हम पहले कॉन्सेप्ट बता देते हैं डिस्काउंट का, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। डिस्काउंट ना 2 तरह का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो सारे कस्टमर्स के लिए होता है, जैसे आपने देखा है ना कई बार शोरूम के आगे लिखा रहता है सेल 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 10% फ्लैट ऑफ, तो ये जो 10% फ्लैट ऑफ है बेटा ये एक किसी इंडिविजुअल कस्टमर के लिए नहीं है बल्कि सारे कस्टमर्स के लिए ये डिस्काउंट अवेलेबल है। क्लियर? और कैश डिस्काउंट हम उन कस्टमर्स को देते हैं जो जल्दी पेमेंट करने के लिए रेडी होते हैं, दैट इज़ फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। हम चाहते हैं कि वो तुरंत पेमेंट कर दें, इसलिए हम उनको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं। तो लेस से 10% का डिस्काउंट तो सबको दे रहे हैं, और कैश डिस्काउंट अलग अलग टाइम पीरियड के लिए होता है, जैसे किसी के लिए 2%, किसी के लिए 5%, किसी के लिए 7%, जो जितने टाइम में पेमेंट कर रहा है। क्लियर? तो अब क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट सबके लिए कॉमन है तो हम इसको बुक्स में कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 10% का डिस्काउंट तो सबको मिल रहा है, बट कैश डिस्काउंट क्योंकि सबके लिए अलग अलग है तो हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? बट ये किससे रिलेटेड होना चाहिए? सेल से। अब हमारे पास देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि मिस्टर एक्स ने गुड्स खरीदा है 10,000 का, जहाँ पे उसको 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिला है और 5% का कैश डिस्काउंट, तो परचेजेस कितने से डेबिट होगा? हम तो अपना डिस्काउंट घटा करके, यहाँ पे परचेजेस की बात हुई है, सेल्स की बात नहीं हुई, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। हमने जब 10,000 का गुड्स खरीदा तो क्या वो हमें 10,000 पे पड़ा? नहीं, इसमें से हमें 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, तो इसका मतलब वैल्यू कितनी हो गई? 8,000 हुई ना। और उसके अलावा 5% का हमें कैश डिस्काउंट मिला है, तो हम अपने परचेजेस अकाउंट को किससे डेबिट करेंगे? बट ऑफिस 8,000 से। हम क्या दिखाएंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। क्लियर? परचेजेस कितने से दिखाएंगे? 8,000 से, और ये जो 5% का कैश डिस्काउंट है ये इस पे होगा 5% का कैश डिस्काउंट, तो वो डिस्काउंट हो जाएगा 400 में डिस्काउंट रिसीव्ड, और हमने एक्चुअल में पेमेंट कितना किया? 7,600।
बट परचेजेस अकाउंट में कितने से दिखाएंगे, 8,000 से, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट अगेन ये कोई डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं है, तो ये हम क्या करते हैं, हमेशा कॉस्ट में से घटा के दिखाते हैं। और कैश डिस्काउंट हमें बुक में दिखाना होता है, जो तुम लोग डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड दिखाते हो, ये क्या है, ये डिस्काउंट, ये कैश डिस्काउंट ही है, तो इसको हम लोग बुक्स में अलग से दिखाएंगे। क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी, 8,000। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अभी ऊपर बताया था कि अगर किसी एक्सपेंस के पहले कोई भी प्रीफिक्स ऐड हो जाए, प्रीफिक्स में आउटस्टैंडिंग आ सकता है, प्रीपेड आ सकता है, अक्रूड आ सकता है, अनअक्रूड आ सकता है। अगर ये 4 टर्म किसके पहले है बेटा, सैलरी के पहले या किसी भी एक्सपेंस के पहले है, तो फिर वो किस तरह का अकाउंट होगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, दैट इज डी। नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम एक्स अ क्रेडिटर इज क्रेडिटेड टू, कह रहा है कि हमें एक मिस्टर एक्स जो कि कौन है, क्रेडिटर है, हमारे लिए वो क्रेडिटर है, मतलब हमें उनको पेमेंट करना है, तो उनसे हमें पैसा मिला है, लेट्स से हमने क्रेडिटर को पेमेंट किया बेटा, तो एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्रेडिटर क्या है, हमारे लिए लाइबिलिटी है, और अगर ये पेमेंट अगर हम इनको पेमेंट करेंगे तो नो डाउट हमारी लाइबिलिटी घटेगी, तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट, हमारे पास से पैसा गया टू कैश और हमें डिस्काउंट मिला तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड, यही ना करेंगे। तो कह रहा है कि ये जो डिस्काउंट मिला है ये हम कहाँ क्रेडिट करेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में, देख लो। क्लियर है? तो जो डिस्काउंट मिलेगा वो हम डालेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड में, और जितना हमने पेमेंट किया है वो हम डालेंगे कैश अकाउंट में, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट, बैंक अकाउंट इज अगर बैंक अकाउंट की बात करें तो बेसिकली बैंक अकाउंट असेट है, ये तो क्लियर है, बट हम सबको पता है कि बैंक अकाउंट हमेशा किसी के नाम से खुलेगा। जैसे अगर मान लो किसी पर्सन का नाम है के, तो उसके नाम से खुलता है केज अकाउंट। कभी सुना है कि बैंक अकाउंट के नाम से कोई अकाउंट है? नहीं। तो इसका मतलब ये किस तरह का अकाउंट हो गया बेटा, पर्सनल अकाउंट। एंड क्योंकि ये असेट है तो उस केस में इसको रियल अकाउंट की तरह भी लोग ट्रीट करते हैं। क्लियर? बट हम लोग हमेशा बैंक अकाउंट को कैसे ट्रीट करते हैं बेटा, ए, एज पर्सनल अकाउंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स डज नॉट कैरी अ बैलेंस फॉर द नेक्स्ट ईयर। हमेशा याद रखना कि हमारे पास जो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला होता है पर्सनल, दूसरा होता है रियल, और तीसरा होता है नॉमिनल। लेजर का रूल बता रहे हैं कि पर्सनल और रियल का जो बैलेंस होता है, जो बैलेंस सीडी आता है ना, उसको हम लोग हमेशा कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट ईयर। बट अगर नॉमिनल अकाउंट की बात करो ना, नॉमिनल अकाउंट को हम कभी भी बैलेंस नहीं करते, बल्कि नॉमिनल अकाउंट का जो भी बैलेंस लास्ट में बचता है हम उसको तुरंत ट्रांसफ़र कर देते हैं। कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, आइदर ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट। क्लियर? तुम लोग हमेशा देखे हो ना, जैसे सैलरी अकाउंट है, रेंट अकाउंट है, तो वो पिछले साल की है तो पिछले साल ही खत्म हो जाती है और उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं ट्रेडिंग पीएल में। बट जैसे पर्सनल है, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, रियल है जैसे असेट अकाउंट, तो इन सब का बैलेंस आपको कहाँ दिखता है बेटा, बैलेंस शीट में दिखता है ना। तो पिछले साल की जो बैलेंस शीट का बैलेंस है वो आप करंट ईयर में भी ट्रांसफ़र करते हो। बट क्या ट्रेडिंग पीएल का बैलेंस हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं? नहीं। ट्रेडिंग पीएल का तो हम सिर्फ प्रॉफिट और लॉस लेते हैं। क्लियर? तो यहाँ क्वेश्चन में यही कह रहा है कि कौन से अकाउंट्स बैलेंस नहीं कैरी फॉरवर्ड करते, बट ऑब्वियस नॉमिनल अकाउंट, दैट इज सी, क्योंकि इसका बैलेंस हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट में, हमेशा याद रखना। और पर्सनल और रियल, क्योंकि ये दोनों अकाउंट का बैलेंस जाता है इन बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट को हम नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और ट्रेडिंग पीएल का सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट या लॉस का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, इन द लेजर एन अकाउंट शोज क्रेडिट बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर, दिस बैलेंस इज शोन एज। अब कह रहा है कि क्या दिखा रहा है बेटा, क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है। लेट्स से कोई भी एक अकाउंट है, क्रेडिट बैलेंस किसका दिखेगा, लायबिलिटी का दिखेगा या कैपिटल का दिखेगा, दिखता है ना। इन सब का क्रेडिट बैलेंस होता है। और असेट का कौन सा बैलेंस होता है बेटा, डेबिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, ये साइड ज़्यादा है, ये साइड कम है। तो इसका मतलब अगर ये साइड बड़ा है तो हमने यहाँ पे दिखाया होगा टू बैलेंस सीडी, दिखाया होगा क्लोज करने के लिए। तो इसको हम यहाँ पे वापस से कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट ईयर बाय बैलेंस बीडी के नाम से। करोगे? तो यही कह रहा है कि दिस बैलेंस इज शोन एज। इस बैलेंस को हम कैसे दिखाएंगे, जो एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंस आ रहा है इसको हम कैसे दिखाएंगे। देखो हमने दिखाया ना टू बैलेंस सीडी करके, और टू बैलेंस सीडी कहाँ दिखाया है, डेबिट में। क्योंकि अगर ये साइड मान लो 10,000 है
और ये साइड 8,000 है, तो बोला है ना क्रेडिट बैलेंस, देखो क्रेडिट बैलेंस है तो 2,000 हम कैसे दिखाएंगे, टू बैलेंस CD, और वो भी किधर, डेबिट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, टू बैलेंस CD ऑन द डेबिट साइड। क्लियर है। BD हम तब करते हैं जब नेक्स्ट ईयर का पूछता, तो नेक्स्ट ईयर का नहीं पूछा है, करंट ईयर का पूछा है। नेक्स्ट, द टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज ट्रांसफर्ड टू। हमेशा याद रखना कि जब हम लोग कैश बुक बनाते हैं, चाहे सिंगल कॉलम हो, चाहे डबल कॉलम हो, चाहे ट्रिपल कॉलम हो, डिस्काउंट का कॉलम बोथ साइड होता है ना। अगर मान लो डबल कॉलम है, ट्रिपल कॉलम है, तो डिस्काउंट का कॉलम बोथ साइड होगा, बट इसको हम लोग कभी भी बैलेंस नहीं करते। क्लियर। डेबिट का जो डिस्काउंट है और क्रेडिट का जो डिस्काउंट है, तो डेबिट में जो डिस्काउंट है वो हमारे लिए क्या है, खर्चा है, एक्सपेंस है, तो ये हमारे लिए हो गया डिस्काउंट अलाउड। और क्रेडिट मतलब इनकम, तो ये हो गया डिस्काउंट रिसीव्ड। क्लियर। आप देखो क्वेश्चन में कह रहे थे टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज ट्रांसफर टू। कैश बुक में अगर डेबिट साइड डिस्काउंट दिख रहा है मतलब वो डिस्काउंट अलाउड है, मतलब वो हमारा खर्चा है, तो उसका मतलब हम लोग उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे बेटा, क्रेडिट साइड ऑफ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट तो हो ही नहीं सकता। तो देखो उस केस में होगा क्या कि अब एंट्री भी एक बार देख लेते हैं, एंट्री भी समझ लेते हैं बेटा। डिस्काउंट अलाउड, हमने किसको डिस्काउंट अलाउ किया होगा, नो डाउट डेटर्स को डिस्काउंट अलाउ किया होगा, क्योंकि जब डेटर से पैसा मिलता है तो ही तो डिस्काउंट अलाउड होता है ना, टू डेटर। यही एंट्री बेसिकली हम लोग करते हैं, और फिर डिस्काउंट अलाउड को हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, PL अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। करते हैं बेटा। तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि डिस्काउंट अलाउड को हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, बट अब डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में करेंगे, और वो भी क्या, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, दैट इज टू साइड, डेटर के नाम से हम लोग उतना अमाउंट टोटल जो किया है वो दिखा देंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, C, डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। क्लियर है। नेक्स्ट, agreement of trial balance is not a dash proof of accuracy in maintaining accounts but of its conclusive proof। मतलब अगर आपका ट्रायल बैलेंस बोथ साइड मैच हो जा रहा है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, अगर ये मैच भी हो जा रहा है ना बेटा, तो आप ये नहीं कह सकते कि आपके अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन्ड है, आपके अकाउंट्स एक्यूरेट है, आप कभी भी ये नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि टू साइडेड एरर हो सकता है बुक्स में। जैसे हो सकता है कि आपने कोई एंट्री पूरी तरीके से पास ही नहीं की हो, आप ओमिट कर गए हो, या ए की जगह आपने बी की बुक्स में एडजस्टमेंट कर दिया हो, तो ये सारे एरर्स हो सकते हैं। तो अगर ट्रायल बैलेंस मैच भी कर जाए तो भी ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि आपने जो अकाउंट्स मेंटेन किया वो एक्यूरेट है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, कंक्लूसिव। नेक्स्ट, अब देखो हमारे पास कुछ बैलेंस दिया हुआ है, बहुत सारे बैलेंसेस दिए हुए हैं, और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, पहले वो देख लेते हैं कि डेबिट टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस विल बी, सिर्फ डेबिट साइड पूछा है बेटा, ठीक है। तो देख लेते हैं कि इनमें से कौन सी चीज़ें ट्रायल बैलेंस में डेबिट में जाती है। अब देखो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं कि पूरे अकाउंट्स में मेरे पास असेट होता है, कैपिटल होता है, लायबिलिटी होती है, एक्सपेंस होता है, इनकम होता है, बस इसी हेड के अंदर सारी चीज़ें आती हैं। असेट का हमेशा बैलेंस होता है डेबिट, कैपिटल और लायबिलिटी का होता है क्रेडिट, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, और इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है। क्लियर। तो अब देखो अगर कैपिटल है तो ये क्रेडिट में जाएगा, इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस है, डेबिट होगा, डेटर डेबिट होगा क्योंकि असेट है, डिस्काउंट अलाउड खर्चा है, डेबिट होगा, क्रेडिटर लायबिलिटी है, क्रेडिट होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, क्रेडिट होगा, परचेजेस खर्चा है, डेबिट होगा, रेंट खर्चा है, डेबिट होगा, सेल्स इनकम है, क्रेडिट होगी, लोन लायबिलिटी है, क्रेडिट होगा, ओपनिंग स्टॉक क्योंकि ये स्टॉक है या फिर कह सकते हैं कि ये एक तरह का करंट एसेट है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डेबिट, और सेल्स रिटर्न ये हमेशा क्या होता है बेटा, डेबिट। याद रखना कि अगर परचेजेस हैं तो डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न हमेशा क्या होगा, क्रेडिट। सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट। क्लियर। तो अब देखो जितनी भी डेबिट चीज़ें हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये सारी वैल्यूज़ बेटा हम ऐड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि डेबिट टोटल कितना आने वाला है। तो इन सबको टोटल करके आ रहा है 418200। देख लेते हमारे पास ऑप्शन में दिया है कि नहीं। देखो ऑप्शन में हमारे पास बी ऑप्शन दिया है 418200, तो डेबिट टोटल कितना आ जाएगा बेटा, 418200। क्लियर। नेक्स्ट, अ ट्रिपल कॉलम कैश बुक हैज़, अब क्योंकि ट्रिपल कॉलम है
तो नो डाउट हमारे पास कैश अकाउंट, हमारे पास कैश कॉलम भी होगा, बैंक कॉलम भी होगा, एज वेल एज बेटा डिस्काउंट कॉलम भी होगा, क्योंकि ट्रिपल मतलब ही क्या, जहाँ पे ये 3 कॉलम हो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ एन असेट इज 1 लाख, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है 10% अंडर WDV मेथड, वैल्यू ऑफ असेट्स एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर विल बी। अब हम सबको पता है कि अगर WDV मेथड है, इसका मतलब हर बार हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा। तो अगर 1 लाख पे फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन दे 10% से, तो कितना आ जाएगा? 10,000 माइनस किया 90,000 आ गया। अब सेकेंड ईयर अगर डेप्रिसिएशन देंगे तो इस पे 10% देंगे, जो कि आएगा 9,000। सीधे 90,000 का 10% निकाला, तो सेकेंड ईयर के एंड में वैल्यू कितनी आ रही है एसेट की बेटा? 81,000। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, 81,000। नेक्स्ट, अ प्लांट वॉज परचेज्ड ऑन 1/4/2015 फॉर ₹7 lakh. The useful life was estimated to be 5 years and scrap value as ₹1 lakh. Calculate the rate of depreciation under straight line method. अब देखो स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर हमें डेप्रीसिएशन रेट निकालना है बेटा, तो डेप्रीसिएशन रेट के लिए फॉर्मूला क्या है? डेप्रीसिएशन अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ असेट इनटू 100। कई बार तुम लोग कंफ्यूज होते हो, तुम लोग को लगता है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ असेट नहीं, कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू, पर नहीं, हमने क्या लिखा है? कॉस्ट ऑफ असेट लिखा है। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लें? डेप्रीसिएशन अमाउंट निकाल लें बेटा। तो डेप्रीसिएशन अमाउंट तो आराम से निकल जाएगा। कैसे? इसका फॉर्मूला पता होगा, कॉस्ट ऑफ असेट दैट इज 7 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू दैट इज 1 लाख डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ दैट इज 5। तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 5 जब आप करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी डेप्रीसिएशन अमाउंट की 1,20,000। तो इसका मतलब डेप्रीसिएशन अमाउंट कितना हो गया बेटा? 1,20,000। और हमारे पास कॉस्ट ऑफ असेट कितना दिया है? 7 लाख। तो बस आपको फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 17.14%। तो देखो हमारे पास करेक्ट आंसर है ए, 17.14%। क्लियर? बस इतना याद रखना कि जब डेप्रीसिएशन रेट निकालते हैं बेटा, तो डिवाइड हम हमेशा कॉस्ट ऑफ असेट से करते हैं, ना कि कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू से। क्लियर? नेक्स्ट, which of the following statement is are false? First है that the terms depreciation, depletion and amortization convey the same meaning. देखो ये गलत है, क्योंकि भले ही तीनों का मतलब है असेट की वैल्यू को घटाना, बट डेप्रीसिएशन हम लोग किस असेट के लिए यूज़ करते हैं बेटा? टैंजिबल फिक्स्ड असेट के लिए। अमोर्टाइजेशन हम लोग यूज़ करते हैं इंटैंजिबल फिक्स्ड असेट के लिए। और अगर हम लोग बात करेंगे डिप्लीशन की, तो ये हम लोग यूज़ करते हैं माइंस के लिए। तो तीनों का मतलब भले एसेट की वैल्यू को घटाना है, बट क्या तीनों का सेम मीनिंग है? नहीं। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा गलत है। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट इज डेबिटेड व्हेन प्रोविजन इज क्रिएटेड। कभी भी नहीं, क्योंकि अगर तुम लोग को प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट याद हो तो ओपनिंग बैलेंस हम लोग हमेशा कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में, क्योंकि प्रोविजन है मतलब लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी का हमेशा ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट। तो ये ओपनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस ये है। क्लियर? ड्यूरिंग देयर जितना भी डेप्रीसिएशन आपने चार्ज किया वो यहाँ लिखते हैं टू डेप्रीसिएशन, एंड बाय PL मतलब जो भी बैलेंस आप इस साल क्रिएट करना चाहते हो वो आप कहाँ दिखाते हो? क्रेडिट साइड। और क्वेश्चन में बोला है डेबिट, तो इसका मतलब सेकेंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। एंड लास्ट है द पर्पस ऑफ डेप्रीसिएशन इज टू डिस्ट्रीब्यूट द कॉस्ट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ सिस्टमैटिकली। नहीं, सिस्टमैटिकली उसकी कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं है, बल्कि असेट की वैल्यू जो डिक्रीज होती जाती है नॉर्मल वियर एंड टीयर एंड यूज़ की वजह से, उसकी वजह से हम डेप्रीसिएशन यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये तीनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, 1, 2 and 3 अबव। नेक्स्ट, अ मशीन वॉज परचेज्ड ऑन 1/1/2012 फॉर ₹3 lakh. Depreciation is charged at 15% per annum under SLM method. The machine was sold on 1/7/2015 for ₹1,60,000. Calculate the profit. तो सिंपल है। आप देखो इस क्वेश्चन में अगर 2012 को खरीदें तो मान लेते हैं कि कैलेंडर ईयर है, ठीक है, ये नहीं मानेंगे कि फाइनेंशियल ईयर है। और कैलेंडर ईयर मतलब बेटा जनवरी टू दिसंबर। तो देखो अगर हमारे पास ये 3 लाख है, ठीक, और SLM मेथड से 15% डिप्रीसिएशन लगना है, तो ये कब की वैल्यू है? 1/1/12 की। तो इसका मतलब 31, 12, 12 को इस पर डिप्रीसिएशन कितना लगेगा? 15%, दैट इज़ 45,000। क्लियर? ऐसे ही हम लोग डिप्रीसिएशन चार्ज कर देंगे 31/12/2013 का, 31/12/2014 का, क्योंकि 15 में तो आपने असेट को बेच दिया, तो 45,000 एंड अगेन 45,000।
आप माइनस कर दो, देखो आपके पास कितनी वैल्यू आ रही है। इन तीनों को माइनस करने पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1,65,000। अब ये 1,65,000 आपके पास क्या है, रिमेनिंग असेट की वैल्यू, रिमेनिंग वैल्यू ऑफ असेट, जो कि कब है बेटा, 1/1/2015 को। अब 2015 में आपने असेट बेचा, बट कब बेचा है, 1/7/15 को। तो 1/7/15 तक का जो डेप्रीसिएशन है, तो आप डेप्रीसिएशन चार्ज करोगे। 1/7/15 तक की आपको क्या चाहिए, बुक वैल्यू चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास 1/7/15 की बुक वैल्यू होगी तभी तो आप उसको सेल वैल्यू से कंपेयर करोगे। 3 लाख क्योंकि एसएलएम है पे 15% इनटू 6/12 क्योंकि 6 महीने बाद तो आप असेट बेच दे रहे हो। तो ये आपके पास आ रहा है बेटा कितना, मतलब डेप्रीसिएशन इस साल का 6 महीने का कितना होगा, 22,500। अब आप देखो आपके पास ये दोनों माइनस करके जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1,42,500। मतलब जिस दिन आप अपना असेट बेच रहे हो उस दिन आपके असेट की वैल्यू कितनी है, 1,42,500, और आप उसको कितने पे बेच रहे हो बेटा, 1,60,000 पे। तो इसका मतलब इसका और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो आपके लिए क्या है, प्रॉफिट। आपके पास एक सामान था, आपके पास एक असेट था 1,42,500 का, और आपने उसको ज़्यादा पे बेचा है, तो नो डाउट आपको प्रॉफिट होगा। जब आप दोनों को माइनस करोगे तो करेक्ट आंसर आएगा बी, 17,500। और हमसे क्वेश्चन में प्रॉफिट ही कैलकुलेट करने बोला था। क्लियर। नेक्स्ट, कैलकुलेट डेप्रीसिएशन फॉर द 4th ईयर अंडर सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। कॉस्ट ऑफ असेट कितना है, 1 लाख। लाइफ टाइम मतलब यूजफुल लाइफ कितनी है, 5 ईयर्स, और सैल्वेज वैल्यू कितनी है बेटा, 10%। अब देखो सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, तो देखो सम ऑफ ईयर डिजिट का जो फॉर्मूला है, सीधे सीधे हम लोग फॉर्मूले का एप्लीकेशन करेंगे डेप्रीसिएशन निकालने के लिए बेटा। अगर फॉर्मूला ना पता हो तो अच्छे से देख लो, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाई, हम लोग न्यूमरेटर में क्या लेते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द असेट, कि असेट की जितनी लाइफ बच गई हो इंक्लूडिंग करेंट ईयर, मतलब करेंट ईयर को भी हम इंक्लूड करेंगे बेटा, डिवाइडेड बाय सम ऑफ द ईयर्स डिजिट ऑफ द लाइफ ऑफ द असेट, ऑफ द लाइफ ऑफ द असेट। देखो हमने पहले फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया कि ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू इनटू मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में क्या लेंगे, नंबर ऑफ ईयर ऑफ द रिमेनिंग लाइफ, जितना साल बचा हो असेट को इंक्लूडिंग करेंट ईयर, डिवाइडेड बाय जितने साल का असेट था उन सबको हम टोटल कर लेंगे। क्लियर। तो देखो हमारे पास कॉस्ट ऑफ असेट कितनी दी है बेटा, 1 लाख, माइनस 10% सैल्वेज वैल्यू है, मतलब 10,000 की सैल्वेज वैल्यू है, मल्टीप्लाई जितना साल अभी असेट को बचा है। क्वेश्चन में कह रहा है आपको डेप्रीसिएशन कब का निकालना है बेटा, 4th ईयर का डेप्रीसिएशन निकालना है, और यूजफुल लाइफ कितनी है, 5 साल है। इसका मतलब अब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी बच जाएगी, 1 साल, अगर हम 4th ईयर का डेप्रीसिएशन निकाल दें, बट इंक्लूडिंग करेंट ईयर, आपको 4th ईयर को भी इंक्लूड करना है। तो जब हम 4th ईयर को भी इंक्लूड करेंगे तो हमारे पास कितना साल बच गया, 2 साल, क्योंकि 4th ईयर पे अगर आप डेप्रीसिएशन लगा रहे हो, 5 साल की यूजफुल लाइफ है, तो 1 साल तो यहाँ से बचा, और इंक्लूडिंग करेंट ईयर मतलब ये साल भी आपको इंक्लूड करना है, डिवाइडेड बाय जितने साल की आपकी असेट है सबका सम, दैट इज 5 ईयर प्लस 4 ईयर प्लस 3 ईयर प्लस 2 ईयर प्लस 1 ईयर। क्लियर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 90,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 15, और इसको सॉल्व करने पे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा डी, 12,000। क्लियर है। देखेंगे नेक्स्ट, डेबिटिंग ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस आफ्टर परचेज ऑफ अ सेकेंड हैंड कार टू रिपेयर अकाउंट इज एन एरर ऑफ। हमने क्या किया बेटा कि जो ओवरऑलिंग एक्सपेंसेस था आफ्टर परचेज ऑफ अ सेकेंड हैंड कार, भले आपने सेकेंड हैंड कार खरीदी हो बट है तो आपके लिए वो क्या, असेट। इससे मतलब नहीं है कि वो फर्स्ट हैंड है या सेकेंड हैंड है, अगर आपने कार खरीदी है तो वो आपके लिए क्या है, असेट। उस पर आपने ओवरऑलिंग का खर्चा किया तो आपको उस ओवरऑलिंग एक्सपेंस को कहाँ दिखाना चाहिए था, असेट में ही दिखाना चाहिए था, दैट इज़ कैपिटलाइज कर देना चाहिए था। और आपने गलती से किया क्या बेटा, उसको रिपेयर अकाउंट में दिखा दिया, मतलब आपने उसको रेवेन्यू आइटम की तरह दिखाया। तो ये एरर किस तरह का एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। इस टाइप्स ऑफ एरर्स पे कि कितने तरह के एरर्स होते हैं उस पर भी हमने ऑलरेडी क्लास ड्राफ्ट की हुई है, जहां हमने एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन एंड कंपनसेटिंग एरर के बारे में डिटेल डिस्कशन किया है। उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। ये टॉपिक भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। और सिंपली प्रिंसिपल एरर मतलब एक ऐसा एरर जहाँ पे आपने कैपिटल आइटम को रेवेन्यू आइटम की तरह या रेवेन्यू आइटम को कैपिटल आइटम की तरह ट्रीट किया हो। क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्रिंसिपल।
Next, in the course of locating the reason for the difference in the trial balance, it has been found that an amount received from a customer has been debited to his account. The error may be classified as. अब देखो सिंपली ये बोला है कि हमने ये देखा कि गलती किस तरह की है, दैट एन अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर, हमने कस्टमर से एक अमाउंट रिसीव की थी, तो एंट्री क्या करनी चाहिए थी, कैश टू कस्टमर करना चाहिए था, और हमने गलती से उसके अकाउंट में उसको डेबिट कर दिया। अगर मान लो हमने कस्टमर अकाउंट बनाया होता बेटा, तो इसको हम लोग कहाँ दिखाते, बाई कैश, दैट इज़ क्रेडिट करते, पर हमने गलती से क्या किया, डेबिट किया। और जब आप ये गलती करते हो जहाँ आपने डेबिट को क्रेडिट कर दिया, या आपने गलत बैलेंस ट्रांसफ़र किया हो, या गलत टोटलिंग की हो, तो इस तरह के एरर को हम क्या कहते हैं बेटा, एरर ऑफ कमीशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, एरर ऑफ कमीशन। क्लियर है। ओमिशन एक ऐसा एरर होता है जहाँ पे आप भूल जाते हो कोई एंट्री डालना, और कमीशन मतलब जब आपने डेबिट को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट को डेबिट कर दिया, या आपने बैलेंस गलत ट्रांसफ़र किया है, या टोटलिंग आपने गलत की है। क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, एरर ऑफ कमीशन। नेक्स्ट, एरर्स कैन बी डिटेक्टेड। एरर्स आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हो, बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, येस। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, येस। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, येस। ऑल ऑफ द अबव, डी। फर्स्ट केस में क्या है कि अगर आपने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया तो सीधे सीधे आप एरर का रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। अगर ट्रायल बैलेंस बन गया है बट फाइनल अकाउंट्स अभी नहीं बनाए, तो विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट हम एरर का रेक्टिफिकेशन करते हैं। एंड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स अगले साल हम लोग पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट की हेल्प से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करते हैं। ये भी हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में कवर कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, डी, कि एरर्स को डिटेक्ट एंड रेक्टिफाई हम हर स्टेज पे कर सकते हैं। नेक्स्ट, रेंट रिसीव फ्रॉम अ टेनेंट ₹10,000 was correctly entered in the cash book but posted to the debit of rent account. The effect of this error on the trial balance will be. ट्रायल बैलेंस पे इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। देखो हमने रेंट रिसीव किया है टेनेंट से 10,000, वो कैश बुक में तो सही गया है, इसका मतलब जो डेबिट हुआ है वो तो सही हुआ है, बट पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ रेंट अकाउंट, वो रेंट में कहाँ जाना चाहिए था बेटा, 2 में जाना चाहिए था, मतलब क्रेडिट में जाना चाहिए था 10,000, क्योंकि रेंट रिसीव्ड किया तो क्या है, आपकी इनकम है ना, बट आपने उसको गलती से कहाँ दिखा दिया, रेंट अकाउंट में भी डेबिट में डाल दिया। अब जैसे रेंट अकाउंट अगर हम बनाए हैं तो हमें रेंट अकाउंट में कहाँ दिखाना था, बाई कैश दिखाना था, क्रेडिट में हमने कहाँ दिखा दिया बेटा, डेबिट में, टू कैश करके। क्लियर। तो द इफेक्ट ऑफ दिस एरर ऑन द ट्रायल बैलेंस विल बी, ट्रायल बैलेंस में इसका एरर क्या होगा, देखो इस साइड तो दिखाया नहीं है। अब देखो इस टू कैश को भी हम लोग कहाँ दिखाएंगे, डेबिट में, और इस कैश को भी हम लोग कहाँ दिखाएंगे, डेबिट में। कहाँ, हम लोग इस रेंट को कहाँ दिखाएंगे, डेबिट में दिखा देंगे, और इस कैश को भी 10,000 डेबिट में दिखा देंगे, कहाँ, ट्रायल बैलेंस में। तो इसका मतलब जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो यहाँ कैश दिखाया 10,000 और फिर रेंट दिखाया 10,000, यही ना करेंगे बेटा, क्योंकि जो बैलेंस क्रेडिट में आना था वो भी हमने कहाँ दिखा दिया, डेबिट में। तो हमारा डेबिट 20,000 से बढ़ करके दिखेगा और इसका कोई भी इम्पैक्ट क्रेडिट में नहीं दिखेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डेबिट टोटल विल बी ₹20,000 मोर देन द क्रेडिट टोटल, दैट इज ए। क्लियर। नेक्स्ट, द सस्पेंस अकाउंट फैसिलिटेट्स द प्रिपरेशन ऑफ डैश इवन इफ द डैश हैज़ नॉट बीन बैलेंस्ड। हमने पहले ही बताया कि अगर हम लोग बात करें सस्पेंस अकाउंट की, तो सस्पेंस अकाउंट हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस मैच नहीं करता। अगर दोनों में से कोई भी एक साइड मैच नहीं करा ना बेटा, तो इसको ट्रायल बैलेंस को बैलेंस करने के लिए हम लोग सस्पेंस अकाउंट की हेल्प लेते हैं। क्लियर। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ट्रायल बैलेंस। और हम लोग ट्रायल बैलेंस को क्यों मैच करते हैं, ताकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपरेशन कर सकें, दैट इज ट्रेडिंग एंड पीएल का प्रिपरेशन कर सकें। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या होगा, द सस्पेंस अकाउंट फैसिलिटेट्स द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इवन इफ द ट्रायल बैलेंस हैज़ नॉट बीन बैलेंस, दैट इज डी। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, क्योंकि हमेशा याद रखना कि जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है ना बेटा, तो हम लोग क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट इसको मैच कर देते हैं। और सस्पेंस अकाउंट एक अकेला ऐसा अकाउंट है जिसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग जब ईयर एंड पे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, अगर वो मैच नहीं करता, हमारे पास सफिशिएंट टाइम नहीं है, हमें अपनी बुक्स क्लोज करनी है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट हम अपना ट्रायल बैलेंस मैच करते हैं और उसकी हेल्प से हम ट्रेडिंग पीएल बना लेते हैं और अगले साल इस सस्पेंस को हम करेक्ट कर लेते हैं। क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ट्रायल बैलेंस।